स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्थिर विद्युतिकी के लेक्चर में। पिछले टॉपिक में अपने कूलाम नियम के बारे में अध्ययन किया। आज का अपना टॉपिक है कूलाम में पढ़ेंगे क्रिया प्रतिक्रिया के पद में कूलाम नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या होता है? न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम होता है, जैसे इस वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु ए है और कोई दूसरी वस्तु बी, इस पर कुछ ऐसा एक बल लगाएगी, तो ये जो बी वस्तु इस पर जो एक बल लगा रही है उसे अपन क्या कहेंगे? क्रिया बल। तो ये वापस वस्तु ए इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी, यानी ये भी इस पर एक बल लगाएगी और उसे अपन क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया बल। ये क्रिया प्रतिक्रिया, यानी किसी भी वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु बल लगाती है तो पहली वस्तु वापस बल लगाती है, उसे क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहते हैं। इसी नियम का पालन कूलाम नियम भी करता है। यानी जो दो आवेश होते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण में भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो कि कोई नाविक होता है, वो पानी में तैरता है, तो वहां पर भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन होता है। अब क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन किस प्रकार से होता है कि तैराक जब पानी में तैरता है तो अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो हाथों से उस पानी पर जो बल लगा रहा है पीछे की ओर धकेलने के लिए, वो उस तैराक द्वारा लगाया गया बल हो गया, वो क्रिया बल कहलाएगा। और जो पानी को हाथ से इस प्रकार से हटा रहा है तो वही पानी पीछे जाकर उस व्यक्ति पर भी अपनी प्रतिक्रिया देता है, वो प्रतिक्रिया बल कहलाता है, जिससे कारण उसका पानी में तैरना संभव होता है। इसी प्रकार के बहुत सारे आपने उदाहरण पढ़े होंगे। अपन पृथ्वी पर पैदल चलते हैं, वो भी प्रतिक्रिया का क्रिया प्रतिक्रिया का ही उदाहरण है। तो इसी नियम का पालन करता है कूलाम नियम। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि r दूरी पर ये जो एक आवेश q1 है और दूसरा आवेश q2 है, तो ये q2 आवेश इस पर जो बल लगाएगा उसी प्रकार का बल ये q1 भी इस पर लगाएगा, लेकिन इन दोनों आवेशों द्वारा जो बल लगेगा वो बल परिमाण में समान परंतु क्या रहेगा? विपरीत रहेगा। इसी नियम को अपन यहाँ पर सत्यापित कर रहे हैं। तो इसको सत्यापित करने के लिए अपन किसी निर्देश तंत्र x y मान लेंगे स्वेच्छा से। जैसे अपन ने ये मान लिया है निर्देश तंत्र x और ये y, ये हो गया मूल। इस पूरे निर्देश तंत्र में अपन दो आवेश ले लेंगे। एक आवेश मान लिया यहां पर स्थित है बिंदु A पर q1 आवेश, दूसरा यहां मान लिया q2 बिंदु B पर q2 आवेश। अब ये आवेश मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो मूल बिंदु से इस आवेश की दूरी ज्ञात करने के लिए q1 आवेश और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर कोई दूसरा आवेश है q2, इसके मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? ये वाली। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बन जाएगी? ये वाली। अब देखना बिंदु A पर ये q1 आवेश, बिंदु A पर q1 आवेश और बिंदु इस B पर ये q2 आवेश। मूल बिंदु O से इसकी दूरी है, दूरी की गणना अपन मूल बिंदु से करेंगे तो अपना एरो का जो चिन्ह होगा वो इस प्रकार से होगा। ये इसकी स्थिति सदिश हो गई r1 सदिश। इसकी स्थिति का निर्धारण भी करेंगे मूल बिंदु O से, तो इसकी दूरी जैसे मान लो कि इसकी स्थिति यहाँ पर है और इसकी स्थिति यहाँ पर है, तो अक्ष से गणना करते हुए चलेंगे। अक्ष के इस बिंदु पर आ रहा है तो दूरी की गणना कहां से हो रही? मूल बिंदु से। इसका एरो भी इस प्रकार से होगा, तो मूल बिंदु O के सापेक्ष q2 की स्थिति सदिश कितना हो गया? r2। q2 का स्थिति सदिश क्या हो गया? r2। स्थिति सदिश किसी भी पिंड की स्थिति का निर्धारण करने वाला होता है, उसे अपन स्थिति सदिश कहते हैं। जहां से अपन एरो शुरू हो रहा है और जहां पर खत्म हो रहा है, तो जिस बिंदु पर खत्म हो रहा है उस बिंदु पर लगे आवेश का स्थिति सदिश हो जाएगा, और जहां से एरो शुरू हो रहा है उस बिंदु के सापेक्ष। तो अपना एरो कहां से शुरू हो रहा है? O से, और खत्म कहां हो रहा है? q1 पर। तो ये r1 स्थिति सदिश है वो किसका है? q1 का, और किसके सापेक्ष है? मूल बिंदु O के सापेक्ष। इसी प्रकार से ये एरो O से शुरू हो रहा है और यह q2 पर खत्म होगा, तो स्थिति सदिश r2 हो गया। वो r2 स्थिति सदिश किसका हो गया? q2 का, और कहां किसके सापेक्ष हो गया? मूल बिंदु O के सापेक्ष।
अब ये इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई ये। अब इसके लिए एरो का चिन्ह देखो, अपन इस प्रकार से दर्शाएंगे, ये एरो का चिन्ह इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो एरो कहां से शुरू हो रहा है, Q1 से, कहां खत्म हो रहा है, Q2 पर। तो एक स्थिति सदिश हो जाएगा R2। ये R स्थिति सदिश इस एरो के हिसाब से Q पर खत्म हो रहा है, तो स्थिति सदिश किसका हो गया, Q का। और कहां से शुरू हुआ एरो, Q1 से, तो किसके सापेक्ष हो गया, Q1 के। इसी प्रकार से एक एरो अपन यहां से दर्शाएं ऐसे, और वो एरो इस प्रकार से लें, तो इस वाले एरो कहां से शुरू हो रहा है, B से, और कहां खत्म हो रहा है, A पर। तो ये स्थिति सदिश हो जाएगा R। लेकिन ये स्थिति सदिश अब किसका होगा, शुरू कहां से हो रहा है, B से, यानी Q2 के सापेक्ष, और A का। तो स्थिति सदिश Q1 का हो जाएगा किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। ये स्थिति सदिश यहां इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, R1 सदिश O मूल बिंदु, मूल, इसको अपन लिख सकते हैं मूले को, R1 सदिश मूल बिंदु, मूल बिंदु O के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश प्रत्येक को दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से R2 सदिश, R2 सदिश क्या है, मूल बिंदु, मूल बिंदु O के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, ये स्थिति सदिश। अब देखना सदिश रूप में दर्शाएंगे तो इकाई सदिश भी आएगा। अब ये Q2 आवेश इस Q1 आवेश पर बल लगाएगा, तो दोनों आवेश कैसी प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं। दोनों आवेश कैसे हैं, समान प्रकृति के हैं। तो ये Q1 जो आवेश है वो इस Q2 पर जो बल लगाएगा, कौन से आवेश पर, इस Q2 आवेश पर लगाएगा। तो ये आवेश जब इस पर बल लगाएगा तो बल का अनुभव ये Q2 आवेश करेगा, तो इस आवेश से क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इस आवेश से क्या होगा, दूर भगेगा। तो ये बल की दिशा हो जाएगी इस प्रकार से। अब ये दूर क्यों जा रहा है, क्योंकि दोनों आवेश परस्पर समान प्रकृति के हैं, इसलिए इस आवेश के कारण जो बल लगेगा इस आवेश पर, तो ये आवेश इससे क्या होगा, दूर हटेगा, तो बल की दिशा ये हो जाएगी। अब ये बल किस पर लग रहा है, Q2 आवेश पर, और किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण। तो इसको हम लिख देंगे F21 सदिश, Q पर लग रहा है, A के कारण। इसी प्रकार से ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा, तो वो बल लगाएगा, तो ये आवेश इससे क्या होगा, दूर हटेगा। तो इस बल की दिशा कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से। तो इस बल की दिशा कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से। तो इस बार बल क्या लग रहा है, F, ये आवेश पर लग रहा है Q1 पर, और लगा कौन रहा है, Q2। तो F12 और को यहां वापस लिखे तो F12 सदिश क्या हो जाएगा, Q2 के सापेक्ष, सापेक्ष Q1 पर बल। इसी प्रकार से 21 को लिखे तो F21 सदिश क्या हो जाएगा, 21 सदिश Q1 के सापेक्ष Q2 पर, ये माना। अब इसका अपन वर्णन करें, तो वर्णन करेंगे। अच्छा, एक चीज ये रखना कि दोनों ही आवेशों के मध्य एक दूसरे के कारण जो बल लगेगा उसका बल का परिमाण क्या होता है, F बराबर, कूलाम ने भी बताया मैंने आपको, क्या होता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब बल सदिश राशि है तो बल की दिशा दर्शाएंगे सदिश रूप में, तो एक वेक्टर के बल काम में लेते हैं। तो अब F12 पर अपन बल की दिशा दर्शाएंगे, तो अपन एक लेंगे 1 2 के, और इस पर दिशा दर्शाएंगे तो अपन यहां पर लेंगे 2 1 के। अब ये 1 2 का मतलब क्या हो गया, इस 1 2 की दिशा, ये 1 2 दिशा दर्शा रहा है इस बल की,
तो जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में 1 2 की दिशा हो जाएगी, तो यानी इसकी और इसकी दिशा क्या रहेगी, समान रहेगी। और Q21 की है वो दिशा दर्शाता है इस बल की, तो F21 की जो दिशा होगी वो होगी Q21 R21 की। तो R12 के और 21 के ये क्या हो गया, इसका भी निर्धारण कर दो, R12 के बराबर Q1 के सॉरी Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। इसी प्रकार से R21 के स्थिति सदिश होगा Q2 के सापेक्ष Q1 का। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश। यह ऐसा हो गया आपके। इस प्रकार से चित्र का निर्धारण कर दिया, दूरियों का निर्धारण किया। Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में हो जाएगा, जिसको अपन दिशा दर्शा थी। Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में हो जाएगा। दोनों बलों की दिशा दर्शाने के लिए इकाई सदिश ले लेंगे। ये इकाई सदिश 1 2 और 21 के हिसाब से ये 1 2 के इस बल की दिशा दर्शाएगा, दोनों की दिशा क्या रहेगी, समान। ये 21 के 21 बल की दिशा दर्शाएगा, इन दोनों की दिशा क्या रहेगी, समान। आप इस प्रकार से इसको दर्शा सकते। अब इसके अपन पूरा वर्णन करें तो दोनों आवेशों के बाद जो बल लग रहा है वो कूलॉम नियम से ज्ञात कर लेंगे। तो यदि Q2 के सापेक्ष Q2 के सापेक्ष Q1 पर उत्पन्न विद्युत बल, तो Q2 के सापेक्ष Q1 पर उत्पन्न विद्युत बल, तो ये जो दूसरा आवेश है वो पहले आवेश पर बल लगा रहा है, बल का परिमाण क्या रहेगा, ये वाला। तो क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। और सदिश रूप में निर्धारण करेंगे तो ये Q1 पर बल लग रहा है, तो Q1 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1 2 सदिश, तो F सदिश 1 2। और यहां पर देखो दिशा ये 1 2 के और 21 की दिशा दर्शा रही है, तो इस R12 की दिशा देखो इस प्रकार से है, R12 ये सदिश है और R12 की दिशा इस प्रकार से है, तो इस बल की दिशा में ही है। तो यहां क्या लिख देंगे, यहां क्या लिख देंगे, R12 के समीकरण नंबर। इसी प्रकार Q2 पर उत्पन्न विद्युत बल, तो Q1 के सापेक्ष Q2 पर उत्पन्न विद्युत बल, वो विद्युत बल कितना लग रहा है, Q1 के सापेक्ष Q2 पर, ये रहा Q1 के सापेक्ष Q2 पर उत्पन्न बल F21 सदिश, तो F21 सदिश। और बल का परिमाण क्या होता है कूलॉम नियम से, ये वाला K Q1 Q2 बटा R²। और F12 की दिशा में एक अपनी दिशा और दर्शाएंगे, देखो F21 की दिशा में एक दिशा ये और आ रही है, यहां पर देखना इस प्रकार से, ये R21 की, इसकी दिशा आ रही है R21 की, तो यहां क्या आ जाएगा, R2। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों में ध्यान से देखें, K Q1 Q2 बटा R², K Q1 Q2 बटा मान समान आ रहा है, सिर्फ यह ध्यान देना है 1 2 के और 21 के, ये दोनों क्या है, इकाई सदिश। इकाई सदिश की दिशा निश्चित होती है। अब याद रखिए, थोड़ा सा याद रखना कि बिंदु A है, बिंदु B है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को अपन कहते हैं 10 मीटर। ऐसा कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कह दिया, 10 मीटर। अब कोई व्यक्ति कोई सा भी कोई व्यक्ति यहां से गति करके B पर आएगा, तो कितनी दूर तय करेगा, 10 मीटर। और कोई दूसरा व्यक्ति B से गति करके A पे आएगा, तो कितनी दूर तय करेगा, 10 मीटर तय करेगा। लेकिन दोनों की दिशाएं विपरीत है, दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। एक व्यक्ति A से B की ओर जा रहा है
तो उसकी दिशा ए से बी की ओर होगी। दूसरा व्यक्ति बी से ए की तरफ आ रहा है तो इसकी दिशा बी से ए की तरफ होगी। तो इसी प्रकार से इकाई जो सदिश है ये है आवेश 2 के सापेक्ष 1 पर और ये है 1 आवेश 1 के सापेक्ष 2 पर। तो ये दोनों इकाई सदिश, इन दोनों के बीच की तो दूरी बराबर है, लेकिन इकाई सदिश क्या हो रहा है, इनका परिमाण तो इस प्रकार से समान दे रहा है, लेकिन एक की दिशा q1 से q2 की ओर है और दूसरे की दिशा q2 से q1 की ओर है। तो अपन इसको कैसे दर्शा सकते हैं कि ये दोनों इकाई सदिश हैं, परंतु जहां r12 के तथा r21 के परस्पर विपरीत दिशा में इकाई सदिश है। अतः इकाई सदिश है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का परिमाण यहाँ तक का बराबर रहने वाला है, दिशाएं विपरीत है। तो इकाई सदिश r12 के और r21 के ये दोनों बराबर है, परिमाण बराबर है लेकिन दिशाएं बराबर नहीं है, क्योंकि सदिश राशि समान राशियां तब भी होगी जब दोनों की दिशाओं के साथ साथ उनका परिमाण भी समान होगा। तो यहाँ परिमाण बराबर आ रहा है लेकिन दिशाएं बराबर नहीं आ रही है, और उन दिशाओं को इसको बराबर लिखने इस स्थिति में आप इसे बराबर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की दिशाएं परस्पर क्या है, विपरीत है। तो इसको बराबर लिखने के लिए दोनों में से किसी एक की दिशा अपन को क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। दोनों में से अपन किसी एक की दिशा चेंज करें, वहां पर ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, आता है। अब इस समीकरण में और इस समीकरण में किसी से भी आप तुलना कर लेना, आता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, f12 सदिश बराबर k q1 q2 बटा r स्क्वायर, और r12 के एक का मान किसके बराबर है, माइनस के r21 के। अब इसे अपन क्या लिख सकते हैं, थोड़ा आप इधर ध्यान देना, यहां लिखता हूं f12 सदिश बराबर माइनस के चिन्ह को यहां आगे लगा लें क्योंकि पूरी संख्या गुणा में है, k q1 q2 बटा r स्क्वायर डॉट क्या ले लिया r21 के, इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करें तो समीकरण 2 में क्या आ रहा है, k q1 q2 बटा r स्क्वायर आ रहा है, डॉट r21 के बारे में। यहां क्या आ रहा है, k q1 q2 बटा r स्क्वायर डॉट, दोनों मान बराबर आ रहे हैं। यदि इस ऋणात्मक चिन्ह को यदि अपन एक बार छोड़ दें तो दोनों समीकरण बराबर आ गए। तो समीकरण 2 व 3 से क्या कह सकते हैं, f12 सदिश बराबर, ये ऋणात्मक चिन्ह लगा दो यहाँ पर, ये वाला, और बाकी ये वाला जो पूरा का पूरा ये जो मान हो रहा है वो किसके बराबर है, समीकरण 2 में f21 ये समीकरण नंबर 4 है। और यही नियम किसका है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो इस समीकरण से और पूरी की पूरी इस प्रकार से गणना से स्पष्ट हो गया कि कूलॉम का जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का भी क्या करता है, पालन करता है। उदाहरण के लिए आपको ये कहा जाए कि यहाँ पर एक q1 आवेश है, r दूरी पर यहाँ पर दूसरा q2 आवेश है, और ये q1 आवेश इस q2 आवेश पर इस दिशा में 20 न्यूटन पर लगाता है, तो फिर ये आवेश Q2 आवेश जब इस पर बल लगाएगा दिशा इस प्रकार से होगी, ये भी कितना लगाएगा, 20 न्यूटन ही लगाएगा, लेकिन परस्पर विपरीत दिशा में होंगे। तो ये किस न्यूटन का लगाएगा, 20 न्यूटन का। या ये मान लो कि 20 न्यूटन बल लगाता है तो ये इधर कितना लगाएगा, तो माइनस के 20 न्यूटन का बल ये इस पर लग रहा है तो इस पर कितना लगेगा, माइनस 20 न्यूटन का विपरीत, तो 20 न्यूटन है और इसका विपरीत माइनस का लगा दो तो प्लस के क्या हो गए 20 न्यूटन, तो इस पर क्या लगेगा 20 न्यूटन। इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि न्यूटन
तीसरा मतलब कूलाम का जो नियम है, कूलाम जो नियम है वो न्यूटन की गति के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का भी पालन करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। पहले ये चित्र बनाना, उसके बाद में इस पर सेंड करना और फिर यहाँ से लिखते हुए इस प्रकार समझ में। अब कूलाम नियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताता हूँ आपको। कूलाम नियम के महत्वपूर्ण बिंदु, कूलाम नियम के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो गए कि पहला बिंदु तो ये हो गया कि ये अपन जो बल की समीकरण लिख रहे हैं आर स्क्वायर, एक समीकरण लिखा था F समानुपाती A/r²। तो कोई सा भी नियम या कोई सा भी बल दो पिंडों के, दो आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो फिर वो कौन से नियम का पालन करता है? व्युत्क्रम वर्ग नियम का। तो इसका पहला पॉइंट ये हो गया, इसका पहला पॉइंट ये हो गया कि कूलाम नियम, कूलाम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। दूसरा, इस बल की जो दिशा हो रही है, ये आवेश और ये आवेश, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली, इन दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो रही है। इसके केंद्र को इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हो रही है। ये Q1 आवेश है, Q2 आवेश। तो इस दिशा में बल लग रहा है, ये दिशा में लग रहा है, तो ये रेखा किसको मिला रही? दोनों आवेशों के केंद्र को मिला रही है। तो दोनों आवेशों को केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये बल लग रहा है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? ये एक केंद्रीय बल है। दूसरा पॉइंट, इस बल है, यह एक केंद्रीय बल है। तीसरा गुण ये हो गया कि यह एक बल है। और एक पॉइंट ये कि गुरुत्वाकर्षण में जो भूमिका द्रव्यमान की होती है, स्थिर वैद्युतिकी में वही भूमिका किसकी होगी है? आवेश की होगी। ये एक गुण होने से कि गुरुत्वाकर्षण में जो भूमिका द्रव्यमान की होती है, द्रव्यमान की है, स्थिर वैद्युतिकी में, स्थिर वैद्युतिकी में वही भूमिका आवेश की है, आवेश की है। तो ये अपना कूलाम का नियम और इसका सदिश संकेतन और क्रिया प्रतिक्रिया नियम का ये पालन करता है, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये यहाँ पर समाप्त हुए। और पूरी उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि आपको जो कुछ भी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में अभी तक का पढ़ाया वो आपके समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करना। अगले क्लास में सबसे पहले उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।